हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद सिंह। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनका नाम है श्री अनंत राम राठौर। आज हमें वो एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जिसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानकारी उन्हीं से प्राप्त होगी। ये जो डिटेल है, जो स्टोरी है, वो सत्य घटना पर आधारित है। तो इसे पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए हम जानते हैं उन्हीं के मुँह से, उन्हीं की। आइए अनंत राम राठौर जी, तो आप बताएं। दरअसल विनोद जी, यह कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर। कानपुर के बारे में शायद आप जानते होंगे। तो उस कानपुर ज़िले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है रामनगर। होता यह है, रामनगर में एक लड़का होता है दीक्षित नाम का, वो जो कि अपने माता पिता के साथ बड़े प्रेम से रह रहा होता है। जवान होता है, पढ़ाई भी कर ली होती है उसने। उसी बीच होता है उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। उस लड़की का नाम है माधुरी। तो अपने माता पिता को बताता है कि मम्मी पापा, मैं जो है माधुरी से प्रेम करता हूँ और लड़की बहुत सुंदर है। तो उसके माता पिता को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, शादी करना चाहते हो तो कर लो। फिर उसके लड़की के माता पिता से, यानी माधुरी के माता पिता से पूछा जाता है कि क्या तुम जो है शादी के लिए तैयार हैं क्या? तुम्हारे मतलब मेरा लड़का और आपकी लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं। घर वालों को ऑब्जेक्शन नहीं होता है, दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। बड़े प्रेम से जो है ज़िंदगी कट रही होती है। इसी बीच होता यह है, दीक्षित की नौकरी लग जाती है बैंक में, कानपुर में। तो कानपुर में जब बैंक में नौकरी लग जाती है तो माधुरी और दीक्षित दोनों कानपुर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो अपने माता पिता से मतलब दीक्षित बोलता है कि मम्मी पापा आप भी हमारे साथ चलो और बढ़िया तरीके से हम जो है कानपुर में रहेंगे और मैं बैंक की नौकरी करूँगा। लेकिन माता पिता का प्रेम लगाव गांव से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, गांव के लोगों से था। उनका बढ़िया से ज़िंदगी जो है कट रही थी गांव में, एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे। तो माता पिता ने बोल दिया कि बेटा तुम लोग गांव जाओ, गांव से मतलब शहर जाओ नौकरी के लिए, अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, है ना। इसी बीच फ़ोन करते रहना। तो होता यह है कि माधुरी और दीक्षित शहर के लिए रवाना हो जाते हैं और दीक्षित नौकरी के लिए ज्वाइनिंग ले लेता है, बैंक में रोज़ नौकरी करने जाता है। और लगातार उन्हें ऐसा करते करते करीब करीब उनको 5 साल हो जाते हैं। और इसी बीच में दीक्षित एक मकान भी ले लेता है। मकान लेकर ऐसी जगह लेता है जहां सुनसान इलाका होता है, उसके घर के नज़दीक कोई घर नहीं होता है, काफ़ी दूर घर होते हैं। 5 साल जो है उनकी बढ़िया ज़िंदगी कट रही होती है, बढ़िया प्रेम से रह रहे होते हैं। रोज़ दीक्षित जो है बैंक जाता है, शाम को आ जाते हैं, बढ़िया खुशहाली से ज़िंदगी कट रही होती है। इसी बीच होता यह है कि दीक्षित एक दिन लौटकर बैंक से नहीं आता है घर पर। बैंक में तो जाता है लेकिन वहाँ से लौटकर नहीं आता है। तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है। इसी बीच उसको दीक्षित को कई बार फ़ोन लगाए जाते हैं, काफ़ी देर तक उसका फ़ोन बजता है, फ़ोन नहीं उठाता है वो। रात को 12 बज जाते हैं तो अचानक से उसका फ़ोन पे स्विच ऑफ आने लगता है। माधुरी परेशान हो जाती है, तो आखिर हुआ क्या है, शायद हो सकता है कोई दिक्कत होगी, कल लौट आएंगे। लेकिन कल लौट कर नहीं आता है। जब बैंक भी नहीं पहुंचता है तो बैंक वाले पहले तो दीक्षित के नंबर पर फ़ोन लगाते हैं तो उसको नंबर स्विच ऑफ जा रहा होता है। फिर माधुरी के नंबर पर फ़ोन लगा कर पूछते हैं कि दीक्षित आज बैंक नहीं आया। तो माधुरी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि कल बैंक गए थे, वहाँ से लौट कर नहीं आए। तो बैंक वाले भी आते हैं और माधुरी भी आती हैं, दो जो सब लोग पहुँचते हैं थाने में जाकर कंप्लेन गुमशुदगी की दर्ज करवाते हैं। माधुरी बोलती है साहब जो है थाने में जाकर के मेरा पति नहीं मिल रहा है, कंप्लेन नोट कर लीजिए और कहीं से भी मेरे पति को ढूंढ कर लाइए। रो रही होती है माधुरी। पुलिस वाले कंप्लेन लिख लेते हैं और फिर छानबीन करते हैं। तो लगातार की छानबीन के करने के बाद 8 घंटे बाद उनको पता चलता है, कोई मुखबिर बताता है कि साहब एक जंगल की तरफ जो है थाने से 18 किलोमीटर के आसपास जंगल की तरफ एक बंदा पड़ा हुआ है, उसे आप देख लो। जब पुलिस वाले पहुंचते हैं, उसको देखते हैं। देखने के बाद फिर माधुरी को फ़ोन लगाया जाता है, उसको बुलाया जाता है।
फिर पूछा जाता है कहीं ये तुम्हारा पति तो नहीं है। तो माधुरी देखकर जो है बेसुध हो जाती है, रोने लगती है, झाड़ी मारने लगती है, कहती है साहब यही मेरा पति, यही मेरा पति है, रोने लगती है। फिर पुलिस वाले जो है उसको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उसको चेक करते हैं, चेकिंग करने के बाद उसकी पता करते हैं तो दीक्षित मर चुका होता है। जब उसकी पत्नी को बताया जाता है कि तुम्हारा पति मर चुका है, तो दहाड़े मार कर रोने लगती है, बेसुध हो जाती है, इतना रोती है हद से ज़्यादा। फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और उसकी पत्नी माधुरी को जो है उसके पति की लाश सौंप दी जाती है। एम्बुलेंस से ले जाती है, एम्बुलेंस वाले घर तक छोड़ जाते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस वाले चले जाते हैं तो उसकी पत्नी अंदर लाश को उसकी को रख लेती है। रखने के बाद उसको बढ़िया गर्म पानी करती है, उसके शरीर को पोंछती है। पोंछने के बाद शाम को गंगा जल छिड़कती है उसके ऊपर और सो जाती है उसके साथ। उसकी पत्नी रोज़ ऐसा ही कर रही होती है। 8-10 दिन बाद जब उसके माता पिता को पता चलता है दीक्षित के, तो वो आते हैं, बोलते हैं मेरे बेटे को क्या हुआ है, हमारे बेटे को क्या हुआ है। तो वो माधुरी बोलती है कि कुछ नहीं, वो कोमा में है और जल्दी ठीक हो जाएंगे, दवाई चल रही है, उनका इलाज चल रहा है। तो माता पिता इतना बेचारे गांव के रहते हैं तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं वो। तो फिर वो चले जाते हैं गांव वापस कि ठीक है मेरे बच्चे का अच्छे से बहू ख्याल रखना। बोलती है कि हाँ मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी। चले जाते हैं। चले जाने के बाद 3 हफ्ते हो जाते हैं, फिर उसमें से बदबू पहले तो थोड़ी थोड़ी आती है, फिर 3 हफ्ते बाद बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है और वह बदबू पहुँचती है आसपास के एरिए में, यानी उसके घर से काफ़ी दूर जो घर बने थे वहाँ बदबू पहुँचना चालू हो जाती है। तो वहाँ के लोग आकर पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ है, तुम्हारे पति को क्या हुआ है, आकर के पूछते हैं। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, मेरे पति कोमा में है और उनका इलाज चल रहा है, इसलिए शायद तुम्हें बदबू आ रही होगी। तो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। ऐसा करते करते उसको एक नहीं पूरे जो है 18 महीने हो जाते हैं। 18 महीने में उसके पति की लाश में से बदबू बहुत बुरी तरीके से आने लगती है, गलाव बैठ जाता है और उसके शरीर में से हड्डियां तक निकलने लगती हैं। उसी बीच क्या होता है, उस समय कोरोना काल का समय चल रहा होता है, तो इस कारण से एक दूसरे को किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता है। हमें भी मतलब नहीं था, तो उस समय किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो डॉक्टरों की टीम उस कोरोना काल में वहाँ से निकलती है। तो जब वहाँ से वो निकलते हैं डॉक्टर, तो बदबू आ रही होती है डॉक्टरों को। तो घर का गेट में मतलब थपथप ही करते हैं, बोलते हैं भाई क्या, कौन है इस घर में। तो महिला निकल कर आती है, उनको बताती है कि मेरे पति कोमा में हैं और उनकी तबीयत ख़राब है, उनका इलाज चल रहा है, शायद उन्हीं में से बदबू आ रही होगी। डॉक्टर नहीं मानते, डॉक्टर अंदर घुस जाते हैं। जब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं डॉक्टर। पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि वो महिला, उसके पति का शरीर पूरी तरीके से गल चुका है, उसमें से हड्डियाँ निकल रही हैं और बहुत बुरी तरीके से बदबू आ रही है। डॉक्टर कहते हैं उस महिला से तुम्हारा पति मर चुका है, तुम पागल हो गई हो क्या। तो महिला रोने लगती है, नहीं मेरा पति मरा नहीं है, जिंदा है, वो कोमा में है। और तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, देखते हैं अगर सांसें चढ़ रही होंगी तो इसको ठीक कर देंगे हम लोग। उसी बीच जो है डॉक्टर हॉस्पिटल ले जाते हैं और दीक्षित के माता पिता को फ़ोन लगाया जाता है। फ़ोन लगाने के बाद उनसे बोला जाता है कि भाई ये तुम्हारा बेटा काफ़ी समय पहले मर चुका है, तुम्हारी बहू कह रही थी कि जो है कोमा में, और उसका लड़के का दाह संस्कार करवा दिया जाता है और उसकी पत्नी को, दीक्षित की पत्नी जो माधुरी होती है, उसे जो है पागल खाने भेज दिया जाता है। तो साथियों, जब पहली बार हॉस्पिटल गई थी उसकी पत्नी दीक्षित की, और उस समय मित्र, उस समय हुआ ये कि दीक्षित जब मर गया था तो डॉक्टर ने बोला था, तो उसी समय जो बेसुध हो गई थी, उसी समय उसको पागलपन का दौरा पड़ चुका था। और इसी पागलपन के दौरे के कारण शायद वो है अपने पति के साथ 18 महीने से रह रही थी। मृत पति के साथ रोज़ गंगा जल छिड़कती थी और सो जाया करती थी। अब देखना यह है कि माधुरी का दीक्षित से कितना अच्छा प्रेम था कि क्या था, इसके बारे में मैं आप लोगों से राय चाहूँगा, आपसे भी राय चाहूँगा कि वो कितना प्रेम करती थी। इसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं मित्रों। अगर यह कहानी आपको सच्ची घटना कैसी लगी, उसके बारे में राय भी आप दे सकते हैं। हालांकि उसकी पत्नी का, दीक्षित की पत्नी का इलाज चल रहा है, अब होता क्या है आगे ये तो भगवान ही जाने, है ना। और जो है
चैनल पर प्रथम बार आए हों तो देखिए, बता दें। आपने अनंत जी से जो स्टोरी सुनी, मैं तो बड़ा भावुक हो गया और आशा करता हूँ आप लोगों को भी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको स्टोरी में कुछ कुछ भी लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। उनसे क्या है, वो ऐसी और भी स्टोरियाँ लाएंगे जिनसे हम इंस्पायर होंगे और उन्हें एक अच्छा लगेगा अंदर से, मतलब कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अच्छा कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हम लोगों का सपोर्ट होगा और अनंत भैया ऐसे ही कंटिन्यू काम करते रहें और नई नई स्टोरियाँ हमें देते रहें। हमें ईश्वर से यही कामना करते हैं। तो आप लोगों ने अच्छा अच्छा, दूसरी बात विनोद जी, हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं। बताइए। आप सभी को एक मतलब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई घटना आपके नज़दीक होती है, जी, अगर कहीं से बदबू आ रही होती है, तो उसको ज़रूर आप उस घर में जाकर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी घटना हमारे नज़दीक भी हो रही हो। जी, तो इन चीज़ों से आप जागरूक रहें, ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल अब सही। आगे आप बोलिए। जैसा कि अनंत भैया ने बताया बिल्कुल सही है। अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर पाई जाती है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और खुद जाकर वहाँ देखें। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, मीडिया को इन्फॉर्म करें, ये सारी चीज़ें ईजीली हो जाएंगी। तो अनित भैया, आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नए। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।